दोस्तों नमस्कार, मैं गणेश आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जीजे कॉमर्स एकेडमी लर्न विद फन के अंदर। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस कोविड-19 से सेफ हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जाएंगे इस जीजे कॉमर्स एकेडमी का पहला लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा ही है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स या फिर कहें तो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। और क्या है कि ये टॉपिक सिर्फ 11th तक के लिए सीमित नहीं है। कैसे? ये टॉपिक आपकी 11th क्लास के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। यदि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी लेवल पे या यूपीएससी लेवल पे, या फिर अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ के लिए, या फिर अकाउंटिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए, तो फंडामेंटल्स तो हर जगह पूछे जाएंगे। और फंडामेंटल के टच में रहने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मीनिंग में क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। पहले में मूड खराब कर दिया, आर्ट्स। अरे हम कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई लोग, हमको कॉमर्स पढ़ने का है। बोल रहे हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। चलो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन एन सिग्निफिकेंट मैनर, यानी जिस मैनर में बताया गया है, एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी दो चीज़ें, एक तो इन टर्म्स ऑफ रोकड़ा चाहिए अपने को इसको, और जो मैनर, एक पाथ, जो प्रोसेस बताई हुई है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिग्निफिकेंट मैनर। जैसा बोला है, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ए के बाद अगर बी बोला है तो ए के बाद बी, ना कि बी ए सी। एक मैनर जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस मैनर में चलना है अपने को। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, फंबल हो जाता है, नर्वस होता है ना भाई लोग, कोई नहीं, चलो। फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी इससे जो भी रिजल्ट्स हुए उनको इंटरप्रिटेट करना। बहुत बोल दिया। क्या करते हैं, मेरा ये मानना है, क्यों ना करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद मैं वापस से मीनिंग पे आऊँगा, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। करेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल रहा है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मेरे को तो पढ़ना ही नहीं, मैं कॉमर्स लिया काहे को, मेरे को आर्ट साइंस से मतलब नहीं। भाई किस लिए कॉमर्स ली मैंने कि मेरे को आर्ट्स और साइंस नहीं पढ़नी है? ये तो वापस से बोल रहा है अकाउंटिंग आर्ट्स एंड साइंस है, मतलब मेरे को कॉमर्स नहीं, मेरे को आर्ट्स और साइंस पूरी पढ़नी है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेंडिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं। आर्ट्स में क्या होता है? टेक्निक को फॉलो करते हैं और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे को पता है कि हमको यहाँ पहुँचना है, अगर यहाँ पहुँचने के लिए ये चीज़ें आप करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यानी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिस टेक्निक को हमको फॉलो करना पड़ता है वो आर्ट्स में की जाती है। वैसा अकाउंटिंग होता है, कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे। आगे और पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ओ माय गॉड, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द व्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। जी हाँ, क्या होता है देखो, आर्ट्स के अंदर अपन मान लो बात करते हैं सॉन्ग, अपने कोई गाना बनाना है। गाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हारमोनियम मांगता है, तबला भी मांगता है म्यूज़िक देने के लिए। गाने के लिए 7 सुरों का अभ्यास, यानी वो 7 सुर आपकी टेक्निक्स हैं और गाना आपका ऑब्जेक्टिव। 7 सुरों को आप अगर अच्छे से समझ पाए, उनकी जो तरीके होते हैं गाने वाले, कुछ कहते हैं C-, C+, आप देखते हो ना शोज़ काफ़ी आते हैं, उस शोज़ में क्या होता है, उस मतलब एक वो टेक्निक्स अगर अपने को पता चल जाए तो हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। वैसे कि वैसे हमारे क्या होता है अकाउंटिंग में होता है, वो टेक्निक्स है, रिकॉर्ड करना, वो समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, वो सबको अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे आप रिजल्ट्स निकाल पाओगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया वो चेक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल रहा है आगे? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। साइंस की डेफिनेशन अपने को काम की नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, क्या करें, बोला है इसने तो पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है?
एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर कोई ऐसी बॉडी है जो ऑर्गेनाइज हो रखी है, उसके अंदर क्या गिवन है, स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हो, तो उसको साइंस कहते हैं। छोड़ो, अपन अकाउंट्स की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इन अकाउंटेंसी ऑल्सो अ साइंस, अकाउंटेंसी भी एक साइंस है। कैसे, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यानी क्या, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, साइंस में आते हैं, साइंस वाले क्या कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट तब बनेगी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का 1 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट तब बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसके पीछे हमारे क्या लगे हुए हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा ना इसके पीछे, कोई ना कोई तो टेक्निक होगी, कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, उसी को, तभी तो साइंस है। यानी अपने इसके प्रिंसिपल्स, कोई ना कोई फॉर्मूलेज गिवन है, तभी तो वो ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट से अपनी जाती निकलती CO2। सो वैसे के वैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी अकाउंटिंग होगी। सो आगे मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, नहीं आया वापस एक बार हम समरी में समझाते हैं। क्या बोला है कि आर्ट्स के अंदर सुर लगाने के लिए एक प्री डिटरमाइंड टेक्निक्स दे रखी है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वैसे हमें अकाउंटिंग में भी करना पड़ेगा। कुछ प्री डिसाइड प्रोसेस है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करो, समराइजिंग करो, क्लासीफाइंग करो, फिर उससे नेट प्रॉफिट निकालो, और उस नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं आप इंटरप्रिटेट करो कि बेटर रिजल्ट्स हैं या कुछ कमी रह गई या कहाँ कमी रह गई, हम उसको निकाल पाएंगे। वैसे के वैसे साइंस में फॉर्मूलेज डिफाइंड होते हैं, प्रिंसिपल्स डिफाइंड होते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे भी टेक्निक्स हैं, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे तो आपकी अकाउंटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड अपन आते हैं, सेकंड सबसे मेन एक और करेक्टरिस्टिक्स है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। यानी आप जहाँ पे भी जर्नल एंट्री जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करोगे, बाद में सिखाऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल हो गया, मतलब जहाँ पे भी आप अपनी बुक्स में लिखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर का ही, अगर फाइनेंशियल नेचर का है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो ही रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब क्या, मतलब ऐसा चीज़, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई चीज़ अगर हुई बिजनेस में जिससे हमारे फाइनेंशियल इनकमिंग और आउटगोइंग में कोई फ़र्क पड़े, तो वो फाइनेंशियल करेक्टर का है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक तो कर दी, स्ट्राइक करने से क्या होगा, काम पे नहीं आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे तो मैं सामान बनाऊंगा कैसे, बेचूंगा कैसे, अगर मैं ये नहीं बेचूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हुआ है ये, लेकिन फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं, इससे मेरे को कितने पैसे का नुकसान है। वैसे अगर मान लो प्रोडक्शन मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को 2 मुक्के मारे, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्शन मैनेजर हिट्स 2 मुक्का ऑन द माउथ ऑफ सेल्स मैनेजर, नहीं। यानी ऐसी चीज़ें हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल करेक्टर ही ट्रांजेक्शन्स हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। सो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा करेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ते हैं अपन तीसरे करेक्टरिस्टिक्स को। तीसरे करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये कहता है रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ, पैसे में ही रिकॉर्ड करना है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अकर हुआ हो, अपने को लिखना है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा बिजनेस है सब्जी बेचने का, मेरे यहाँ पे आए 50 क्विंटल आलू, पटेटो, 50 क्विंटल अगर मैंने पटेटोज खरीदे, तो मैं यहाँ पे बुक्स ऑफ एंट्री में ये नहीं लिखूँगा परचेज किया हमने क्या 50 टन पोटैटो, जी नहीं, मैं ये नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, ₹1 करोड़ के पोटैटो खरीदे आज मैंने। मेरे को लिखना किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन क्वांटिटी। हमें फाइनेंस मतलब रिकॉर्ड, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे तो ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। आपने 5 चेयर खरीदी, कोई मतलब नहीं, आपने 5 चेयर खरीदी है कितने रुपए की, 50,000 की, आप लिखोगे 50 चेयर परचेज
ऑफ 50,000. 10 चेयर्स परचेज फॉर 50,000. 50 टेबलें खरीदी, 50 टेबल्स परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़. आपको 50 टेबल्स नहीं लिखनी है कहीं पे भी, आपको 1 लाख रुपीज़ लिखना है. यानी क्या बोला, आप अकाउंटिंग जब भी करोगे तो रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, सही से टाइपिंग करो. रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लासिफाइंग. अब बात आती है कि रिकॉर्डिंग, मैंने क्या बोला अभी अपन ने पहले करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था क्या, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना. सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये तीन. अब तीनों नीचे एट्रीब्यूट्स जो हैं, पहला तो अपन ने पढ़ लिया फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए और इन द टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, यानी रिकॉर्ड कर देंगे. रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे. क्लासीफाई में क्या बोलता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन इज एन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. यानी क्लासिफिकेशन का क्या बोल रहा है, एक नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक जगह अलग से लिखना. मान लो मैंने सैलरी दी राम को, श्याम को, घनश्याम को, सीता को, गीता को, रीटा को, रिया को, श्रद्धा को, दीपिका को, जिसको भी मैंने सैलरी दी हो, मेरे को अलग अलग सैलरी, एक नेचर हो गया, सारे एक जगह लिखो. राम को, श्याम को, घनश्याम को, सीता को, गीता को, रीता को, रिया को, श्रद्धा को, सबको, सब एक जगह एट वन प्लेस, एक नेचर के ट्रांजेक्शन सब एक जगह रिकॉर्ड करने को क्लासिफाई कहते हैं. और जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लेजर. सेपरेट अकाउंट बनाते हैं इन बुक्स विच वेरियस अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड लेजर. जो हम अलग अलग अकाउंट खोलेंगे उनको हम लेजर कहेंगे. मान लो मैंने परचेज़ किया क्या, कूलर किया, टेबल करा, मतलब मैं क्या करता हूँ, एक नेचर के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है. वो हम फ्यूचर में आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा. सो मेन चीज़ अपने को क्या देखनी है कि क्लासिफाई करते समय एक नेचर के एक साइड. ठीक है. मान लो मैंने परचेज़ क्या किया, पेन, इरेज़र, शॉर्पनर, तो मेरे को एक ही जगह सारी स्टेशनरी, एक है डाल देंगे स्टेशनरी, वहाँ पे लिखेंगे क्या, परचेज ऑफ पेन है एक जगह, इरेज़र है एक जगह, मतलब एक अलग सेपरेट अकाउंट खोल देंगे, उसको हम लेजर कहते हैं. उस जगह जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको अलग से क्लासिफाई कर देंगे, एक नेचर की एक जगह. क्लासिफिकेशन ख़त्म. नेक्स्ट जो अपना करेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है समराइजिंग. अब बात आ गई कि आपने एक नेचर के तो एक जगह कर दिए, अब जो वो एक नेचर, सैलरी अलग, मैंने वेजेस भी पे किया होगा, मैंने आते जाते का भाड़ा भी दिया होगा, कैरियज दिया होगा, कार्टेज दिया होगा, मैंने रेंट दिया होगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया होगा, मैंने टेलीफोन बिल पे किया होगा, मतलब मैंने खर्चे तो बहुत सारे किए. अब मैंने टेलीफोन बिल जितनी बार भी पे किए मैंने एक जगह लिख दिया. मैंने आने जाने का किराया, कार्टेज, कैरियज जब भी दिया मैंने वो एक जगह लिख दिया. ठीक है. मैंने सैलरी दी, मैंने सारी एक जगह लिख दी. अब मैंने टोटल, मैं बोलूँगा कि एक्सपेंस कितने किए, वो एक जगह अलग से समरी और बनानी पड़ेगी उस कि भाई स्टेशनरी का टोटल एक्सपेंस इस नाम से, वेजेस का इस नाम से, कार्टेज का इस नाम से, टेलीफोन बिल इस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल इस नाम से, इन सबकी अलग एक और समरी बनाएंगे. उस अलग से समरी बनाने की चीज़ को क्या बोलते हैं हम, समराइजिंग. समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा. जो हमने ऊपर ये क्लासीफाई किया ना यहाँ पे इन सब में, ये आप और डिटेल में पढ़िएगा, आपको और अच्छा बेटर क्लियर होगी चीज़ें. सो समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ presenting the classified data in a manner which can be understandable and useful to the management or to the users of such data. जो उस डाटा को यूज़ करते हैं उनके लिए. It involve the balancing of ledger. मतलब जैसे मान लो मैंने सैलरी का एक लेजर बनाया था, सैलरी के लेजर में क्या किया, राम को पे की, फिर मैंने क्या किया, श्याम को पे की, फिर किसको की था, सीता को. अब इन तीनों को मान लो इसको 1000 रुपये सैलरी दी, इसको 2000 रुपये सैलरी दी और सीता को 1500 रुपये. टोटल कितनी पे की मैंने, 4500. अब मैं जो टोटल मेरे यहाँ पे क्लासीफाइंग में जब लिखूँगा, जब क्लासिफिकेशन में यहाँ पे लिखूँगा सैलरी के नाम से कितना एक्सपेंस हुआ वो लिखूँगा मैं 4500. और लेजर में कितना लिखूँगा, सैलरी में राम को अलग, श्याम को अलग, सीता को अलग. तो ये सैलरी में इसकी डिटेल मिल जाएगी और टोटल इसकी जो आएगी वो यहाँ पे समराइज में समरी आ जाएगी. सो
समराइजिंग क्लियर। नेक्स्ट जो अपने हैं वो है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी जब हम समराइज कर देते हैं, समरी बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, समरी को हमारे यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में कहा गया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाएंगे, उससे रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैंने सैलरी के नाम पे तो कोई खर्चे ज़्यादा नहीं कर दिए, मैंने कहीं इसके वेजेस कैटेज, मैंने टी एक्सपेंसेस कहीं ज़्यादा नहीं कर दिए। वो उस चीज़ से हमको पता चलेगा ना रिजल्ट्स कि मैंने कहाँ ज़्यादा खर्चे कर दिए। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बैलेंस शीट हम चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसको, बस नॉर्मली समझने के लिए कि हमें डाटा इंटरप्रिटेट करना है। उस डाटा को देखने के बाद उस जो क्लासीफाइंग और समराइजिंग में डाटा किया उससे हमको रिजल्ट्स इंटरप्रिटेट करना है। कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे को माल खरीदने बेचने से उस माल से कितना पैसा हुआ, मैंने ऑफिस में अलग कौन से खर्चे कर दिए उससे कितना प्रॉफिट हुआ, जो माल खरीदने बेचने से जिस चीज़ में मैं रेगुलर ट्रेडिंग करता हूँ उससे मैं जो पैसा कमाऊंगा वो मेरे लिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा मैंने ऑफिस में चाय पानी के कितने खर्चे कर दिए, मैंने लाइट के बिल पे किया, मैंने रेंट पे किया, उन सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट एक्चुअल में सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट में प्रॉफिट कितना बचा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। वो हम कैलकुलेट करेंगे P&L में, और फिर हम ये चेकेंगे मेरे पास कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी लायबिलिटी यानी कितने को मैंने उधार ले रखा है उनको पैसा वापस देना है, और कितनी असेट्स है, असेट्स मतलब मेरे पास कितनी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्या क्या मेरे पास संपत्ति है, वो कैलकुलेट करेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग, फिर जो भी मैंने कैलकुलेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रायल बैलेंस, उसको मैं अपनी जो भी अगर मेरी वेबसाइट है तो वहाँ पे डालूँ, और यदि वेबसाइट नहीं है तो मैं फिजिकली रखूँ। मेरे जो भी यूज़र्स हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो जब भी टैक्स कैलकुलेशन के लिए या कहीं पे भी कोई भी यूज़र्स हैं जो इस इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए यूज़फुल है वो मैं इस तरीके से रखूँ ताकि वो उनको जब भी रिक्वायर्ड मैं वो मांगे मैं उनको दे सकूँ। दैट इज़ कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। अब हम वापस से आते हैं, अब आते हैं मीनिंग पे। मीनिंग क्या कह रहा था, देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने बताया फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। दैट क्लासीफाइंग लेजर, देन समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, समरी बनानी सैलरी वाला एग्जांपल 4500 वाला, देन सिग्निफिकेंट मैनर में करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी करना है, विच आर देयर। फिर क्या था, फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स निकालने हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, यानी ये सारे मीनिंग हमने वापस से करेक्टरिस्टिक्स में जो पढ़ा वो का वो मीनिंग में है। दैट मीन्स आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं इसको आप ज़रूर वापस से देखिएगा। सबसे मेन चीज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी कमी पेशी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम पक्का आगे से सुधार करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल जीजे कॉमर्स एकेडमी और लर्न विद फन। थैंक्स दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मारवाड़, जय राज।